दोस्तों, आज की हमारी कहानी खुशी और सुशांत के नाम। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से सन्न रह गई, क्योंकि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बिस्तर की चादर भी लाल थी। मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि बिस्तर पर फैला खून किसी चोट का नहीं था, बल्कि मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे छिन गई थी। मैं 1 घंटे से यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी और मेरा ड्राइवर न जाने कहाँ रह गया था। 15 मिनट और बीत गए कि तभी एक काले रंग की गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वो एक नए मॉडल की गाड़ी थी, जिसे देखकर कुछ पल के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मुझे गाड़ियों का शुरू से ही बहुत शौक था। लेकिन मेरी ये खुशी तुरंत ही हैरानी में बदल गई जब उस गाड़ी से अचानक 3 लोग बाहर निकले। उनमें से 2 ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डालना शुरू कर दिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई जोरदार चीज़ मेरे सिर पर मारी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अब भी गाड़ी में थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा हो चुका था। पता नहीं मैं कितने घंटे बेहोश रही थी। मेरे पास एक बेहद बदसूरत आदमी बैठा था, जो गंदी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाऊँ। मैं फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उस आदमी ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि मेरा होंठ फट गया और खून बहने लगा। दूसरा आदमी उससे कहने लगा, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? अगर भाई को इस बारे में पता चल गया तो तेरी शामत आ जाएगी। वो आदमी तुरंत डर गया और बोला, यार काना, कुछ कर, भाई को ये मत बताना कि मैंने इस लड़की को मारा है। कोई बहाना बना देना। मुझे नहीं पता कि बे किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था कि वो व्यक्ति काफ़ी रौबदार होगा। मैंने उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हारे साहब को इस बारे में बता दूंगी। वो दोबारा मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही रुक गया और फिर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, पहले अपनी इज्जत तो बचा लो, फिर तुम मेरे बारे में शिकायत लगाना। और उसकी बात सुनकर मैं एकदम से बेचैन हो गई। मैंने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे किसने अगवा किया है? वो हंसते हुए बोला, हसीन दिलरुबा, थोड़ी ही देर में तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। फिलहाल चुपचाप यहीं बैठी रहो। अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हें फिर से सुला दूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझ में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी जो मैंने बेहोश होने से पहले सहा था। कुछ देर बाद ही गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। वो मुझे एक फार्म हाउस जैसा लग रहा था। बंगले का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने मुझे अंदर की तरफ धकेल दिया। मेरे हाथ इस वक्त बंधे हुए थे। इससे पहले कि मैं फिर से दरवाजे की तरफ भागती, वहाँ एक औरत आ गई और मुझे खींचते हुए ले जाने लगी। उसमें मर्दों जैसी ताकत थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावना निशान था, जो उस औरत को और भी भयानक बना रहा था। मुझे लगा कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ जिससे निकलना मेरे लिए अब नामुमकिन है। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई और मेरे हाथ खोल दिए। अब मैं बिल्कुल आज़ाद थी। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकलने की कोशिश करती, अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं ज़ोर से उसके सीने से टकरा गई। उसके शरीर से कीमती परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि मैं मदहोश होती, उसने मेरे शरीर को एक झटका दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियाँ हिल गई हों। मैंने डरते डरते सिर उठाकर देखा तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। वो मेरी आंखों में बेहद गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। उसने अपना सिर मेरे कानों के पास झुकाया और मेरे कान की लब को दांतों में दबाते हुए कहा। इसके साथ ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। इससे पहले कोई भी व्यक्ति मेरे इतने करीब नहीं आया था, ना ही मैंने किसी को अपने करीब आने की इजाज़त दी थी। मैं बुरी तरह से झटपटा रही थी और ख़ुद को उससे आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियाँ ही टूट जाएंगी। मैंने रोते हुए उससे कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जो तकलीफ़ तुम्हें होगी उसका असली मज़ा आएगा तुम्हें। और फिर उसने मुझे एक चीज़ सुंघाई, जिससे मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा। बेहोश होने से पहले जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, साथ ही अपनी बेल्ट भी निकाल रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने खुद को कहते हुए सुना और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो जो मंजर मैंने देखा था
उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है। उस समय मैं बिना कपड़ों के थी। मैंने जल्दी से खुद को एक चादर में ढकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने चादर की हालत देखी तो मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई थी। वो चादर उस समय लाल रंग के धब्बों से भरी हुई थी, और वो लाल रंग किसी और चीज़ का नहीं बल्कि खून था। मैं चीख रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो लड़का जो थोड़ी देर पहले मुझे धमकी दे रहा था वॉशरूम के अंदर से बाहर निकला। वो उस समय बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी, मगर उसकी ये मुस्कान मुझे बहुत जहर लग रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। मैं अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उससे अपना बदला ले सकती। मैं तुमसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हें मज़ा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ दे दिया है। मुझे यकीन है ये सरप्राइज़ देखकर तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई होगी। और फिर उसने मुझे एक आंख मारी और फिर कहने लगा, बिना शक तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा हुस्न मुझे बहुत पसंद आया है, और मुझे यकीन है तुम हमेशा यूं ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाती रहोगी। मैंने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। ये कहकर मैं फिर से बैठकर रोने लगी। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। वो कहने लगा, अच्छा चलो अपने आप को समेट लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा फिर से बदल जाए। यार बड़ी जालिम चीज़ हो, एक रात में मन ही नहीं भरा तुमसे। जी चाहता है फिर से तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर जी भरकर प्यार कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे बहुत काम है। और वैसे मैं तो नहा चुका हूँ, मगर तुम्हें देखकर मेरा दिल कर रहा है कि एक बार फिर नहा लूँ। अगर तुम कहो तो मैं। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैं तेजी से पीछे हट गई और बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने चादर को अपने चारों तरफ लपेट रखा था, लेकिन वो चादर मुझे पूरी तरह से ढक नहीं रही थी। मेरी टांगें अब भी दिख रही थीं। मैंने उससे रोते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और मेरे पास आकर मेरे मुंह को जोर से दबोचते हुए कहने लगा, मुझसे किसी को भी सवाल करने की इजाज़त नहीं है, और ना ही किसी को ये हक है कि वो मुझे इस तरह चिल्लाते हुए बात करे। तुम्हें इस बारे में पहले पता नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। अगर दोबारा तुमने यूँ चिल्लाने या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से अपने आप को ढांपो और फ्रेश हो जाओ। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। अब भी उससे जो खुशबू आई थी वो मैं अपने शरीर में भी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे पूरे शरीर को उस खुशबू से नहला दिया हो। मैं उस खुशबू से छुटकारा पाना चाहती थी, जो मुझे मुश्किल लग रहा था। जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरा सिर चकराने लगा और मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई। मेरे घुटने फर्श से टकराए थे, जिससे एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई और फिर मैं दोबारा से चिल्लाने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो व्यक्ति फिर से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैं गुस्से से दहाड़ती हुई बोली कि मेरे करीब भी मत आना। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैंने साइड टेबल पर पड़े परफ्यूम की बोतल एक झटके से दीवार पर मार कर तोड़ दी थी और उसका कांच अपनी कलाई पर रख लिया था। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारे करीब आने की ज़रूरत महसूस हुई तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। फ़िलहाल तो मैं अभी तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मेरी बाँह पकड़कर एक झटके से मुझे उठाया। मेरे हाथ में पकड़ा कांच उसने मुझसे लेकर दूर फेंक दिया था। गुस्से के मारे मेरा दिमाग साए साए कर रहा था, लेकिन उसका सहारा लेना ज़रूरी था, क्योंकि फ़िलहाल मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि कोई व्यक्ति मुझे देख सकता। मगर उसने न केवल मुझे देखा था बल्कि मुझे इस्तेमाल भी कर चुका था, और ये सोच कर ही मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे वॉशरूम के दरवाजे तक ले गया। मुझे लग रहा था कि वो भी वॉशरूम के अंदर ही दाखिल ना हो जाए, लेकिन नौकरानी की आवाज़ पर वो पलट गया और मुझे आंख मारते हुए कहने लगा, अभी तो तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। वहीं ज़मीन पर मैं बैठ गई और शावर चालू कर दिया। अब मैं ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मैंने हमेशा ही खुद को संभाल कर रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कोई मुझे इस तरह से बिखेर देगा कि बाद में संभलना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हुए साफ कर रही थी। उस इंसान के स्पर्श को अपने बदन से मिटा देना चाहती थी।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी और ना ही कभी उससे पहले मिली थी। मेरी गिनती ऐसे लोगों में होती थी जो सबके ही दोस्त बनकर रहते थे। मेरी कभी भी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई की थी। मैं बहुत ही नरम दिल लड़की थी। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो मेरा अपना दिल दुख जाता। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती। यही वजह थी कि मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मेरा पैर फिर से फिसल गया और मैं दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। क्या आज तुम्हारा वॉशरूम में रहने का ही इरादा है? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये उसी लड़के की आवाज़ थी। वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नज़र नहीं आ रहा था। वो यूँ बर्ताव कर रहा था जैसे वो मेरा पति हो और मुझ पर हक रखता हो। मैंने हिम्मत की और फ्रेश होने के बाद दोबारा वॉशरूम से बाहर निकली। वो शर्टलेस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर मैंने शर्म से आंखें बंद कर लीं। मुझे आंखें बंद करता देख वो तंजिया अंदाज में हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दिल ही दिल में खुश हो रही होगी कि तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मिल चुका है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग तो सुन्न हो गया था। मैंने हिम्मत की और चलते हुए उसके पास आई। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कानों में गुर्राते हुए कहने लगा, नो स्वीटहार्ट, अब नहीं। पहले तो तुम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब मैं ये सब करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो इसके बाद भी बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था। मैं सोच रही थी कि उसके साथ मैंने ऐसा पहले कब किया है। आज तक मैंने किसी लड़के से खुलकर बात भी नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी। कहने लगा, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वरना मुश्किल में फंस जाओगी। उसने मेरे सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा था। कुछ देर पहले का दृश्य याद करके मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने सख्त शब्दों में कहा, मेरा कॉलर छोड़ो। लेकिन मैंने उसका कॉलर नहीं छोड़ा और उसकी आंखों में ही देखती रही। तभी उसने मेरी बाँह पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम इसी लायक थीं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? तुम मेरी इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हो? तुम्हारी अपनी भी तो बहनें। खबरदार, अगर तुमने मेरी बहनों का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। उसने गुस्से से बिफरते हुए कहा और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। वो फिर से मदहोश होने लगा। उसकी आंखों में उतरती खुमारी देखकर मैं तेजी से नाव में सिर हिलाने लगी और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं, भगवान के लिए ये सब कुछ मत करो। तुम मुझे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो? तुम नहीं जानते मैं कैसे अंगारों पर लौट रही हूँ। एक लड़की की इज्जत उससे छिन जाना कितनी बड़ी बात होती है, तुम नहीं समझ सकते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ही तो लाया हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा या तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अरे, तुम्हारे जैसी लड़कियों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे करीब आ चुका था और मैं पीछे हटती जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दिए, उसे अपने से दूर धकेलने लगी। वो चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मुझे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे देखते रहने के बाद बोला, अच्छा, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। आखिर कब तक तुम मुझे खुद से दूर रख सकती हो? चलो, मैं अपना मामूली सा भी जोर नहीं लगाता, मुझे सिर्फ अपने ऊपर से हटाकर दिखाओ। मैंने उसे जोर से पीछे धकेला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुलडोजर हो। बस यही ताकत थी तुम्हारी? ये कहकर वो खुद ही मेरे ऊपर से हट गया और फिर कमरे से ही निकलता चला गया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। मेरी बेहोशी की हालत में उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, उसे सोच कर ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अगर मेरे होशो हवास में कुछ करता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। अगले दिन जब मैं उठी तो देखा कि वो अब भी सो रहा था। मैंने उससे अब तक उसका नाम भी नहीं पूछा था, ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानती थी। फिर भी उसने मेरे वजूद पर अपना हक जमा लिया था। कुछ पल मैं उसे देखती रही, फिर अचानक ही मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं बहुत ही सावधानी से बिस्तर से उठी और बाहर की ओर बढ़ने लगी। मेरा रुख बाहर की ओर था।
मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं यहाँ से एक बार भाग गई तो मैं बच जाऊंगी। मैं अब भी उसके ही कपड़ों में थी। इससे पहले कि मैं घर के बाहरी दरवाजे तक जाती, किसी ने मेरी बाह पकड़ी और जोर से अपनी ओर खींच लिया। मैंने ऊपर देखा तो वही जालिम इंसान था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना कमरे से बाहर निकलने की। उसकी बात सुनकर मैंने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने उसके चेहरे पर गुस्से के मारे थूक दिया। कुछ पल तो वो हैरत से मेरी ओर देखता रहा, फिर उसने मुझे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगा। कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, तो अब तुम देखो और सुनो। कुछ ही देर बाद उसने मोबाइल पर एक कॉल लगाई। मोबाइल पर दिखाई देने वाली जो तस्वीर मैंने देखी थी, तो एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की थी। उसने मेरे पापा को वीडियो कॉल लगाई थी। फिर उसने कैमरा मेरी तरफ किया। जब मेरे पापा ने मेरे चेहरे की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। वो मेरे पापा से कहने लगा, देखिए, आप कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपकी बेटी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती। कल रात हमने बहुत मज़े किए और बहुत ही अच्छी रात गुजरी है हमारी ये रात हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगी। मैं तेज़ी से ना में सिर हिला रही थी, लेकिन उसने मोबाइल मुझसे हटा लिया। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। पता नहीं उसकी आंखें लाल अंगारा क्यों हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून छलक आया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस वक्त वो बहुत ही बड़े दर्द से गुजर रहा था। मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती मोबाइल छीनने की कोशिश की तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब उसकी हकीकत मुझ पर खुली थी तो मेरा दिल भी उसके दर्द पर तड़प उठा था। उसने मुझे बताया कि वो अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं थी, ना तो उसे दौलत पसंद थी और ना ही ऐशो आराम। वो एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता था। उनके पास ज़मीनें थीं और इसके साथ ही वे शहर में फल भी बेचते थे। एक बार मेरे पापा भी उनसे फल खरीदने गए थे। शायद कोई सड़ा हुआ फल थैले में चला गया, जिससे मेरे पापा गुस्से में आ गए और फिर सुशांत के पापा को बुरा भला कहने लगे। सुशांत के पापा सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पापा हद से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब बात हद से बढ़ गई तो सुशांत के पापा भी अपनी शालीनता भूल गए और मेरे पापा को उनके ही अंदाज में जवाब देने लगे। जब मामला हद से बढ़ गया तो मेरे पापा ने वो ठेला ही पलट दिया और फलों को पैरों से कुचलने लगे। उन्होंने सुशांत के पापा का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और कहा, गरीब कुत्ते, तू अपने आप को समझता क्या है और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तूने मुझसे इस तरह की बात कही। क्योंकि मेरे पापा के पास बड़ी गाड़ी थी, उनके साथ उनके गार्ड भी थे, इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा और किसी ने भी सुशांत के पापा को नहीं छुड़ाया। पहले उन्होंने सुशांत के पापा को थप्पड़ों से मारा और फिर उस सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत भी कर दिया। तब सुशांत उस वक्त छोटा था, वो जानता था कि वो अभी इसका बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने इंतज़ार और मेहनत करना शुरू कर दिया। सुशांत के पापा एक नरम दिल इंसान थे और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे थे। जब उसकी सबके सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई तो वो बहुत दिल पर ले गए थे। उनका दिल टूट गया था और वो सबसे अलग थलग रहने लगे। थोड़े ही समय बाद उनकी मौत हो गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन सुशांत अच्छी तरह जानता था कि उसके पापा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और तभी से उसने ये तय कर लिया था कि वो मेरे पापा से बदला लेगा। पहले उसने दिल लगाकर पढ़ाई की, उसके बाद उसे एक ऐसे व्यक्ति की संगति मिली जो न केवल बहुत अमीर था बल्कि शहर का बहुत बड़ा गुंडा भी था। सुशांत चूंकि एक चालाक दिमाग का मालिक था, इसलिए उसने सुशांत को अपने साथ मिला लिया और फिर थोड़े ही समय बाद सुशांत ने उसकी जगह ले ली। अब ये बंगला, ये गाड़ी सब उसी की वजह से है। वो लंबे समय से मेरे पापा से बदला लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे मेरे पापा बुरी तरह से टूट जाएं। और फिर थोड़े ही समय बाद उसे पता चला कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मेरा शिकार करने का फैसला किया। पहले उसने मुझे मोबाइल पर ट्रैप करने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 महीने पहले तक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आते थे, लेकिन मैं अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मैं हर रोज़ न कोई नया नंबर ब्लॉक करती। जब सुशांत को पता चल गया कि इस तरह बात नहीं बनेगी तो उसने मुझे उठवा लिया। अब एक वीडियो मेरी आंखों के सामने चला रहा था
जिसमें वो मेरे बेहद करीब था। वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक ही वो मेरे बेहद करीब आ गया। मेरे होंठों पर उंगली फिराते हुए कहने लगा, वैसे खुशी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। एक बार को तो मेरा दिल तुम पर मचली उठा था कि सब कुछ भूल भाल कर तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर अपने दिल की प्यास बुझा ही लेता हूँ। तुम्हारे बाप से भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की की संगत मिल जाएगी। लेकिन क्या करूँ, मेरा ज़मीर ये सब कुछ गवारा नहीं करता कि मैं एक लड़की की बिना मर्जी से उसके साथ संबंध बनाऊँ। मैं आंखें फाड़े सुशांत को देख रही थी। इसका मतलब क्या उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था? मैं आगे उसके मुंह से कुछ ऐसा ही सुनने के इंतजार में थी। उसकी बाहों के शिकंजे अब तक मेरे कमर पर मजबूती से थे। मेरे बालों की लटों से खेलते हुए कहने लगा, उस रात मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था और तुम्हें ये जताने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, और तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं तुम्हारे थोड़ा सा करीब हुआ था और ये वीडियो बनाई थी। उसके बाद बेड की चादर पर लाल रंग के धब्बे और तुम्हारे शरीर से कपड़े हटाना सब मेरी नौकरानी बिंतों ने किया था। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। ये कहकर उसने एक झटके से मुझे बेड पर धक्का दिया और मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। यानी वो सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहता था। मेरे बाप पर यह जाहिर करना चाहता था कि वो मुझे बदनाम कर चुका है, जिससे कि मेरे बाप को लगे कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। और जाहिर सी बात है, ये सदमा किसी भी बाप के लिए बहुत बड़ा हो सकता था कि उसकी बेटी अपनी इज्जत गंवा दे। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो फिर से मेरे करीब बेड पर आकर बैठ चुका था। फिर कहने लगा, खुशी, जानती हो, मैं उस वक्त को सोच रहा हूँ जब तुम्हारे पापा ये वीडियो देखेंगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे भगवान के पास ज़रूर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उन्हें हार्ट अटैक तो पक्का होगा। सुशांत की बात सुनकर मैंने उसके हाथ पकड़े और उससे मिन्नतें करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे पापा ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मेरी लटें मेरे कान के पीछे कर दी और कहा, कल ही तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी और फिर तुम दोनों बाप बेटी का काम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाने लगा, बिंतो कहाँ हो? थोड़ी ही देर बाद उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और नौकरानी फ़ौरन ही कमरे में आ गई। कहने लगा, अब इस लड़की को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दो। अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच रही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैं इस बात की कायल हो गई थी कि वो बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का इंसान था। वो चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उंगली भी नहीं लगाई थी। बस मुझे डराने धमकाने के लिए और मेरे बाप से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस इंसान के लिए नए लय पर धड़कने लगा था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी की मैं दीवानी हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये गलत फहमी पैदा हो गई थी कि शायद वो मुझसे शादी करने की बात करेगा। लेकिन उसने तो मुझे घर से ही निकलने के लिए कह दिया था। बिंतु मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले आई थी। पहले मैं इस घर में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं इस घर से जाना नहीं चाहती थी। मुझे पता था अगर मैं एक बार इस घर से बाहर निकल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। ना ही मेरे पास इज्जत रहेगी और ना ही खुशियाँ। अब मैं उस घर के सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मुझे बाहों से पकड़ते हुए कहने लगा, साहब ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, अब क्या इरादा है? मेरे साथ चलोगी या फिर यहीं पर शुरू हो जाऊं? ये वही आदमी था जिसने मुझे गाड़ी में बिठाया था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहती, उसने एक झटके से ही मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से भाग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मानसिक रूप से किसी बीमारी का शिकार हो। थोड़ी देर पहले तक तो वो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन अब मुझसे डर कर वहाँ से चला गया। और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की पर कोई था और शायद वो आदमी खिड़की की तरफ देखकर ही इतना ज़्यादा डर गया था। लेकिन मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की पर अब कोई भी नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहना मेरे लिए अब सही नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने घर आ गई। जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि पापा पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। वो बेताबी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। पापा को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो तेज़ी से मेरे पास आए और मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया।
मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने अविश्वास से पापा को देखा। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अविश्वास था। तो इसका मतलब उसने वो वीडियो भेज दी थी। मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन उसने वीडियो नहीं भेजी थी। लेकिन जिस अंदाज में वो मेरे इस कदर करीब था, ये सब देखकर पापा गलतफहमी का शिकार हो गए थे। मैंने पापा से कहा कि पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पापा ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। कहने लगे, तुमने मेरी इज्जत के साथ जितना खेलना था खेल लिया। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, और तुमने मुझे ही बदनाम कर दिया। मैंने तेजी से नाम में सिर हिलाते हुए कहा कि पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी इज्जत अब भी वैसी की वैसी ही है। मेरी इज्जत पर जरा भी आँच नहीं आई है। मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन मेरे पापा मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। कहने लगे, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पापा ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, लेकिन उसने भी मना कर दिया। यकीनन उसे भी मेरे बारे में खबर लग चुकी थी। मैं भूल गई थी कि मेरे घर में एक सौतेली बहन भी है जो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। मुझे यकीन था कि उसने ये खबर मेरे पूरे सर्कल में फैला दी होगी। अब अगर वो वीडियो सामने आते भी तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सभी लोग पहले से ही मुझे बुरा भला कह रहे थे और हर कोई मुझे गंदी लड़की कहकर पुकार रहा था। मैं इसी तरह सड़क पर चक्कर लगा रही थी कि अचानक प्रीति मेरे पास आकर रुकी। प्रीति मेरी स्कूल की दोस्त थी। उसे देखकर मैं हैरान हुई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मैंने उसे रोते हुए सारी कहानी सुना दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उसके साथ उसके घर रहने के लिए चली गई। वो अपने एक फ्लैट में रहती थी। मुझे लगा कि 2 दिनों बाद वो मुझे निकाल देगी, मगर मुझे उसके घर में रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। उसने एक बार भी मुझे वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने मुझे एक बड़ी रकम भी दी और कहा, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैं हैरान थी कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो बहुत कंजूस है। वो कभी अपने परिवार पर भी पैसे खर्च नहीं करती। किसी और पर खर्च करना तो बहुत दूर की बात थी। मैं पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी और उन्हीं बीते हुए लम्हों को सोचती रहती जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस इंसान ने मुझे सबकी नज़रों में बदनाम करके छोड़ तो दिया था, लेकिन उसकी कशिश अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। न जाने उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींचती थी। नया साल शुरू होने वाला था। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। प्रीति इस समय काम पर गई हुई थी। मैं सुशांत के बारे में ही सोच रही थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो वीडियो अपलोड कर देगा, मगर उसने वीडियो अपलोड नहीं की थी। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया था। और फिर अचानक ही मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो वो अजनबी नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर मैं कुछ पल के लिए जम गई थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सुशांत की थी। वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला कि खुशी, अभी और इसी वक्त नीचे आओ। उसने कहा और मैं दौड़ती हुई नीचे चली गई थी। मैंने देखा वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। वही खूबसूरत पर्सनालिटी जो मुझे अपनी जादू के घेरे में ले चुकी थी। उसे अपने सामने देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं अपने दुश्मन से मोहब्बत कैसे कर सकती थी। वो मेरा दुश्मन ही तो था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मैं हैरान थी कि वो आज मेरे पास क्यों आया था। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और फिर एक झटके से आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगा, आई लव यू सो मच। मुझसे गलती हो गई खुशी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारा दीवाना बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे पापा से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम्हारे पापा तो बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे धकेल नहीं पाई। मैं उससे शिकायतें करना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने बस इतना कहा कि तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और मैं हर तरह की सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ। तुम बस एक बार मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो घुटनों के बल मेरे सामने झुका था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वही था जो कुछ समय पहले तक मुझे धमकियाँ देता था, और अब ये वही है जो मुझे शादी की मांग कर रहा था। मैं इतनी बहादुर नहीं थी कि मैं उससे बदला ले सकूं, और ना मैं इतनी मजबूत थी कि उसके बिना रह सकूं। इसी वजह से मैंने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली और फिर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे सिर को धीरे धीरे सहला रहा था। कहने लगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों की भरपाई कर दूंगा। मैंने उससे कहा, क्या तुम अपने पापा का बदला नहीं लोगे? वो हंसने लगा, कहने लगा, बदला तो मैं ले चुका हूँ। और तब मुझे पता चला कि पापा की कंपनी बुरी तरह से डूब चुकी थी और पापा सड़क पर आ गए थे। इसके साथ ही पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सुशांत से माफ़ी मांग ली थी और मुझे ये भी पता चला कि इस पूरे समय में मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुशांत ही था। उसने मुझे अपने घर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन मेरे बारे में सोचना नहीं छोड़ा था। और आज मैं पूरे हक और मान के साथ सुशांत की दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। एक एक पल काटना मेरे लिए सदियों के बराबर था। पहले जो मैं सुशांत से दूर भागती थी, अब बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। और जब वो कमरे में आया तो दिल की धड़कनों ने फिर से शोर मचाया था। वो मेरे करीब होकर बैठ गया। मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाते हुए उसने मेरे हाथों को चूम लिया। कहने लगा, खुशी, एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन यकीन करो, तुमसे मोहब्बत तो मुझे उसी पल हो गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और फिर तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। खुशी, मैं तुम्हारी इज्जत कैसे तार तार कर सकता था? बिन तो इस बात की गवाह है कि मैंने उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। वो फिर से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और मैं तो उस पर न जाने कब का विश्वास कर चुकी थी, क्योंकि इतना तो मैं समझ चुकी थी कि जब वो सुशांत मेरे होशो हवास में मेरे करीब नहीं आया था, तो फिर वो मेरी बेहोशी में मेरा इस्तेमाल कैसे कर सकता था। मैंने सुकून से उसकी बाहों में समा गई थी और सुशांत ने भी अपने बाहों में मुझे जकड़ लिया था। ये रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन रात थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी खुशी और सुशांत के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपके नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी।